नमस्कार दोस्तों, यूनिक एग्जाम स्पीशीज पोर्टल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। आई होप आपकी जो तैयारी है, रिवीजन है, वो बहुत सही, बहुत अच्छे से आप सभी कर रहे होंगे। ठीक, तो जैसा कि अगर हम आज की क्लास की बात करें तो आज से हम जो है एनवायरनमेंट से जुड़े जितने भी सवाल हमारे यूपी पीसीएस कमीशन के द्वारा पिछले 10 से 15 सालों में पूछे गए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक, इससे पहले अगर बात करें तो आपने जैसे देखा कि ज्योग्राफी के हमने इंडियन ज्योग्राफी प्लस वर्ल्ड ज्योग्राफी अलॉन्ग विद मैपिंग उसको हमने कराया है। ठीक, तो आप उस वीडियो को जाके एक बार देख सकते हैं और अपने रिवीजन को और जो है स्ट्रांग और मजबूत कर सकते हैं, अपनी तैयारी को और अच्छे से कर सकते हैं। ठीक, तो आज की क्लास के बारे में बात करें तो आज हम एनवायरनमेंट से जुड़े जैसा कि बताया कि क्वेश्चंस को हम देखेंगे। तो आज हम 2022 का पेपर उठाएंगे और उसमें एनवायरनमेंट से जो भी सवाल पूछे गए, ठीक, एनवायरनमेंट से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हम उनको देखेंगे वन बाय वन। फाइन, तो आइए हम देखते हैं। फाइन, तो पहला क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। कौन सा बायोमास एनर्जी का सोर्स नहीं है इनमें से दिए गए। पहला है हमारा वुड, सेकंड क्या है न्यूक्लियर एनर्जी, गोबर या डंग, फिर चौथा है हमारा कोल। तो यहाँ पे गिवन ऑप्शंस की बात की जाए तो हम पहले देखें, अगर वुड की बात करें तो ये हमारा बायोमास एनर्जी का सोर्स है। फाइन, और न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें ऑप्शन बी, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा और यही हमारा उत्तर भी हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी जो है न्यूक्लियर एनर्जी बायोमास एनर्जी का सोर्स नहीं है। ठीक, न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें तो ये क्या है, न्यूक्लियर रिएक्शंस के द्वारा एनर्जी उपलब्ध होती है हमारा। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शंस की बात की जाए तो फिजन एंड फ्यूजन रिएक्शंस, जैसा कि हमने इसके बारे में पढ़ा है। ठीक, फ्यूजन रिएक्शन की अगर बात करें तो हमें जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होता है वहां पे इसके द्वारा एनर्जी एक्सट्रैक्ट की जाती है। ठीक है, जहां पे एक लार्ज एटम जो है टूट के स्मॉलर एटम्स में कन्वर्ट होता है और वहीं फ्यूजन में दो या दो से ज्यादा कंबाइन होकर एटम्स एक बड़ा बिगर साइज ऑफ एटम बनाते हैं। फाइन, तो उत्तर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर एनर्जी। तो बायोमास एनर्जी पे आते हैं कि बायोमास एनर्जी की अगर बात की जाए तो बायोमास आखिर क्या है। बायोमास एक तरीके का रिन्यूएबल ऑर्गेनिक मटेरियल है। ठीक है, जो डिराइव करते हैं हम कहाँ से, प्लांट एंड एनिमल से। ठीक, कहाँ से, प्लांट एंड एनिमल से, इस वजह से इसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स भी हम कहते हैं। फाइन, तो और इसके सोर्सेज की अगर बात करें कि कौन कौन से बायोमास के सोर्सेज हैं, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेसिड्यूज, जैसे एग्रीकल्चर रेसिड्यू हो गया, प्लांट रेसिड्यू या इंडस्ट्रियल रेसिड्यू हो गया, फॉरेस्ट्री क्रॉप, ठीक, एनिमल रेसिड्यू, ठीक, एनिमल भी इसके अंदर आ जाएगा, या फिर सीवेज वेस्ट। तो ये सभी क्या है, हमारे बायोमास के सोर्स हैं। फाइन, और इन्हीं सोर्सेज का यूज करके हम बायोमास एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, और उसका बाद में क्या है, डिफरेंट जगहों पे यूज किया जाता है उसका। तो इट इज एनर्जी जनरेटेड और प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग या वंस लिविंग ऑर्गेनिज्म। वंस लिविंग ऑर्गेनिज्म किसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है, ये प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में। फाइन, जो जीवित है या पहले कभी वो जीवित रहे थे। ठीक, तो सबसे कॉमन जो मटेरियल्स यूज किए जाते हैं उसके बारे में हम सभी ने देखा, प्लांट्स हो गया, वुड हो गया, वेस्ट हो गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट, चाहे वो इंडस्ट्रियल वेस्ट हो, एग्रीकल्चरल वेस्ट हो, ठीक, या सीवेज वेस्ट हो, तो इन सभी का यूज करके बायोमास एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है। फाइन, तो बायोमास एनर्जी की बात अगर की जाए तो इट कैन ऑल्सो बी नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी ये हो सकता है। फाइन, तो बायोमास की बात की जाए तो बायोमास कैन बी बर्न्ड, जिससे कि हम हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको अलग अलग जगहों पे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। फाइन, और इसके साथ साथ बायोफ्यूल में भी हम इसको इनडायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं। बायोफ्यूल की अगर बात की जाए, इसके एग्जांपल की बात की जाए, बायोफ्यूल की अगर हम बात करें, इसके एग्जांपल हमारे इथेनॉल हो जाएगा। फाइन, इथेनॉल और बायोडीजल। ठीक, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, बायोफ्यूल के एग्जांपल, जिसका यूज हम एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं इन व्हीकल्स या ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में। ठीक, तो ये हमारा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला सवाल हमसे क्या पूछा जा रहा है कि व्हेन द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट एंड
एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन एक्ट वाज पास्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कब जो है इसको, इस एक्ट को पास किया गया था? फाइन, एक्ट हमारा क्या है? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। तो काफी ये आसान सा क्वेश्चन है, ये पिछले साल हमारा 2022 में यूपी पीसीएस के द्वारा पूछा गया था। ठीक, तो इस तरीके के भी डेट्स बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन क्या होते हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन हमारे होते हैं और ये अक्सर जो है हर दूसरे या तीसरे साल रिपीट किया जाता है ये पर्टिकुलर क्वेश्चन। फाइन, तो हमारा जो उत्तर होगा इसका, 1986 में गवर्नमेंट के द्वारा इस एक्ट को लाया गया था। क्यों लाया गया था अगर बात की जाए तो फॉर प्रोटेक्शन ऑफ आवर एनवायरमेंट, ओवरऑल एनवायरमेंट की ये एक्ट बात करता है। इसी वजह से इसको हम अम्ब्रेला एक्ट भी कहते हैं। ठीक है, अम्ब्रेला एक्ट के नाम से भी इसको जानते हैं। ये भी सवाल आपसे कई बार पूछा जा सकता है कि आपको 4 एक्ट्स के नाम दे देगा, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट एक्ट भी देख सकता है वहां पे। ठीक है, वाइल्ड लाइफ एक्ट या एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, तो वहां पे अम्ब्रेला एक्ट की बात अगर होगी तो उत्तर हमारा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट होगा। फाइन, आइए इस एक्ट के बारे में और जानकारी लेते हैं। तो इस पर्टिकुलर एक्ट के बारे में कब लाया गया था? तो इट वाज ब्रॉट इन द वेक ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी, जिसके बारे में हमने सभी सुना है कि 1984 में ये इंसिडेंट हुआ था, जो कि काफ़ी एक तरीके से दर्दनाक इंसिडेंट था, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस की वजह से बहुत सारे लोगों ने अपने लाइफ क्या कर दिए, खो दिए। ठीक, तो इसके बाद 1986 में इस पर्टिकुलर एक्ट को लाया गया था और इट केम इनटू फोर्स कब? 19 नवंबर 1986 को ये इन्फोर्स हुआ और इसमें 26 सेक्शंस हैं और 4 चैप्टर्स हैं इस पर्टिकुलर एक्ट में। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इम्प्लीमेंट डिसीजन ऑफ यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। ठीक, इसी वजह से अंडर आर्टिकल 253 इट वाज दिस पर्टिकुलर एक्ट वाज ब्रॉट। अब आर्टिकल 253 क्या कहता है कि लेजिस्लेशन फॉर गिविंग इफेक्ट टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट, यहां पे इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट की बात हम कर रहे हैं। फाइन, इसी को एक तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए या ग्राउंड लेवल पे इफेक्ट देने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए अंडर आर्टिकल 253 एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को लाया गया था और आखिरी बार इसको 2022 में गवर्नमेंट के द्वारा अमेंडमेंट इसमें लाया गया था। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो है एनवायरमेंट से जुड़े हमारे एक्ट्स हैं, ठीक, जो डिफरेंट एरियाज में, सेक्टर में काम करते हैं। जैसे अगर 1960 की बात की जाए तो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल एक्ट लेके आया गया था। ठीक, जो एनिमल के प्रोटेक्शन के लिए काम करेगा। वहीं 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया था। ये भी पर्टिकुलर एक्ट जो है हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, खासकर से इसमें जो शेड्यूल है, रिसेंटली इसमें जो अमेंडमेंट किए गए, फाइन, 4 शेड्यूल्स, 5 पहले हमारे इसमें 5 शेड्यूल थे, जिसको कि अब 4 शेड्यूल में कन्वर्ट कर दिया गया है। फाइन, इसके अलावा 1980 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लाया गया था और वहीं 1999 में रिसाइकल्ड प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड यूसेज रूल्स लेके आया गया था और 2002 में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट लाया गया था। फाइन, और 2016 में कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया। तो ये वेरियस सेट ऑफ एक्ट्स हैं जो हर बार आपको जो है एग्जाम्स में कहीं ना कहीं कोई एक्ट जो है जरूर देखने को मिलेगा, तो इसको हमें ध्यान से एक बार देखना है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि ऑन विच डेट ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड या ऑब्जर्व। ओजोन डे कब जो है ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक, तो ये भी सवाल जो है बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, जो आपको हर एग्जाम में, यूपी पीसीएस के ही एग्जाम की बात नहीं हो रही है, डिफरेंट या वेरियस स्टेट पीएससीज में पूछा जाता है आपसे। फाइन, तो यहाँ पे डेट्स आपको दे रखे 30 जनवरी, 16 ऑफ सितंबर, 29 ऑफ अप्रैल, 2 अक्टूबर। ठीक, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा 16 ऑफ सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे हम हर साल जो है ऑब्जर्व करते हैं। फाइन, और इसकी अगर बात की जाए, इस पर्टिकुलर डेट के थीम्स भी आपसे कई बार जो है पूछा जाता है। तो 2022 के थीम की बारे में बात करें अगर हम, तो 2022 का हमारा थीम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एट द रेट 35, जो कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के 35 साल पूरे हुए। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे ये हम देख सकते हैं। तो इसका क्या था कि ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ, ये इसका 2022 का थीम था। ठीक,
आगे देखते हैं 1985 में। अब हम आगे क्या है, ओजोन से रिलेटेड जितने भी हमारे इंटरनेशनल कन्वेंशन है या एग्रीमेंट्स है वो भी हमारे क्या है एग्जाम्स के फेवरेट टॉपिक्स बन जाते हैं। इसी वजह से जितने भी एग्रीमेंट्स हैं या कन्वेंशंस हैं उसको भी हम देख लेते हैं। तो 1985 में वियना कन्वेंशन लाया गया था फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, क्यों प्रोटेक्ट करना भाई, ये भी एक सवाल है। तो इसलिए प्रोटेक्ट करना है कि ये जो सन रेज, जो हार्मफुल रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होते हैं जो सन से हमारे अर्थ पे आती हैं, उसको ये रोकता है। ठीक है, हार्मफुल रेज को रोकता है जिससे हमें या फिर प्लांट्स को क्या है नुकसान ना पहुंचे। फाइन, तो एक तरीके से हमें प्रोटेक्ट करता है। इसी वजह से हमें क्या है ओजोन को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया था। ये किस चीज से डील करता है, डील्स विद सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट ओजोन लेयर, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस से डील करता है कि जो वैसे सब्सटेंसेस जिनकी वजह से ओजोन लेयर को नुकसान पहुंच रहा है उनको क्या है उन पे रोक लगाया जाए या उनको एक तरीके से उनके प्रोडक्शन को जो है डाउन किया जाए। फाइन, और 2016 में किगाली एग्रीमेंट आया था। किगाली एग्रीमेंट जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में इसके द्वारा अमेंडमेंट किया गया था। ठीक, दैट विल फेज डाउन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, जिससे कि जो HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ठीक, इसके कंजम्पशन और प्रोडक्शन को कम किया जाएगा। फाइन, तो ये बात इसमें हुई थी। तो हम देख सकते हैं कि किस एटमॉस्फेरिक, अगर हम ओजोन लेयर की बात करें तो स्ट्रेटोस्फेरिक लेयर में जो लोअर स्ट्रेटोस्फेयर है वहां पे हमें ये लेयर देखने को मिलता है जो कि सन रेज को एक तरीके से ब्लॉक करता है। फाइन, और अर्थ को प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल रेज से। ठीक है, आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ये नॉट पे हमें जो है ध्यान देना है। पहला ऑप्शन हमारा है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन और आर्गन। तो यहां पे अगर हम ऑप्शंस अगर देखें तो ऊपर के तीन ABC तीनों क्या है हमारे ग्रीन हाउस गैस हैं। फाइन, और ऑप्शन डी जो कि हमारा उत्तर है ये ग्रीन हाउस गैस के अंदर नहीं आता है। ठीक, ये क्या है नोबल गैस के कैटेगरी में आता है। ठीक, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे ग्रीन हाउस गैसेस की। अगर बात करें तो ये वो गैसेस हैं जो एक तरीके से सन से जो लाइट आती है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, जो हीट है उसको एब्जॉर्ब करते हैं और उसको वापस जो है एस्केप, अर्थ से एस्केप नहीं करने देते, अर्थ के एटमॉस्फेयर से एस्केप नहीं करने देते, मतलब हीट को ट्रैप कर लेते ये गैसेस। ठीक है, और कौन कौन से ये गैसेस हैं ग्रीन हाउस गैसेस में, कौन कौन से गैसेस आएंगे इसकी बात की जाए तो वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन हो गया, ओजोन या नाइट्रस ऑक्साइड, इसके साथ साथ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, HFC, SF6, PFC, ये सभी क्या है हमारे ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ठीक, तो यहां पे ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये क्या है ग्रीन हाउस गैस का एग्जांपल है। ये एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है सन से जो लाइट आती है, हीट आता है, ठीक है, उसको ये क्या करता है एब्जॉर्ब कर लेता है। अंदर लाइट अंदर आता है, ये है क्या है हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, ये स्ट्रक्चर ट्रैप कर लेता है, इसको वापस जाने नहीं देता और इसी हीट से एक रिक्वायर्ड जो टेम्परेचर चाहिए प्लांट्स को उनको ग्रो करने के लिए उसको प्रोवाइड करता है। ठीक, तो इसी तरीके से जो हम अगर अपने अर्थ के एटमॉस्फेयर को देखें तो ये गैसेस जो है ये भी क्या है एक तरीके से हीट को ट्रैप करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं और हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसको और गर्म करती हैं। ठीक है, इसी वजह से क्या है हमें ग्लोबल वार्मिंग फेस करना पड़ रहा है। ठीक, जो कि एक सबसे बड़ा आज के टाइम में मुद्दा है। फाइन, आगे चलते हैं। तो ये डिफरेंट जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं इनके कहाँ कहाँ से सोर्सेज हैं उसके बारे में बताया गया। ठीक, जैसे H2O क्या है, H2O इन द फॉर्म ऑफ गैस, ये भी क्या है हमारा ग्रीन हाउस गैस है। फाइन, मीथेन की बात करें तो मीथेन के सोर्सेज की बात करें इट इज रिलीज फ्रॉम वेटलैंड से, कैटल रेजिंग हो गया या राइस कल्टीवेशन से भी मीथेन रिलीज होता है। इसके अलावा नेचुरल गैस और कोल माइनिंग से भी मीथेन रिलीज होता है। फाइन, तो इस तरीके से ये क्या है डिफरेंट सोर्सेज डिफरेंट गैसेस के दिए गए हैं।
आप इसको देख सकते हैं। फाइन, आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल की बात कर लें, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन आता है और ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, ग्रीन हाउस गैसेस से ही जुड़ा हुआ है। ठीक, तो अगर हम ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल की बात करें तो ये क्या है, रिलेटिव, एक तरीके से रिलेटिव मेजर है या कंपैरिजन किया जाता है डिफरेंट गैसेस का, ग्रीन हाउस गैसेस का, कि कौन सा गैस कितना ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो यहां पे हम रेफरेंस के तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड का जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है उसको हम 1 मान लेते हैं। ठीक, समय चाहे कितना भी हो, लाइफ टाइम की बात यहां पे हम नहीं देखते, चाहे 100 हो, चाहे 500 हो, चाहे 20 हो, वहां पे हम हर केस में कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 1 लेके चलते हैं। फाइन, और इसी को रेफरेंस मान के अदर जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनका हम कंपैरिजन करते हैं। ठीक, जैसे यहां पे हम अगर देखें तो मीथेन का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 100 सालों के लिए कितना है, 21 है। मतलब क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि मीथेन जो है 21 टाइम्स ज्यादा जो है हीट ट्रैप करता है एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, तो मतलब इससे क्या निकल के आता है कि जितना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होगा उस पर्टिकुलर ग्रीन हाउस गैस का, उतना ही ज्यादा वो हीट एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो यहां पे हमसे कई बार जो है सीक्वेंस पूछ लेता है कि कौन से गैसेस का क्या है ग्रीन हाउस पोटेंशियल, सॉरी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। तो यहां मेनली कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड का ही हमें क्वेश्चन में देखने को मिलता है, तो इनका हमें पता होना चाहिए। तो यहां पे सबसे ज्यादा अगर बात करें तो नाइट्रस ऑक्साइड का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल सबसे ज्यादा है इन तीनों में, उसके बाद मीथेन हमारा आ जाता है एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारा ऑर्डर हमें देखने को मिलेगा। फाइन, इसी के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ उत्तर प्रदेश वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1975। किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को 1975 में इनमें से एस्टैब्लिश किया गया था? किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कैतरनिया घाट, रायपुर, चंबल। ठीक, तो यहां पे अगर हम बात करें तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज कैतरनिया घाट। इसको जो है 1975 में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था। ठीक, और ये किस जिले में है अगर इसकी बात की जाए तो लखीमपुर खेरी, ठीक, खेरी जिले में ये हमें देखने को मिलता है। ठीक है, कहां पे मिलता है? लखीमपुर खेरी डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश के हमें देखने को मिलता है। फाइन, और यहां पे किशनपुर की बात करें और चंबल की, ये दोनों भी उत्तर प्रदेश में क्या है, लोकेटेड हैं। फाइन, चंबल की अगर बात की जाए तो ये 3 स्टेट से जुड़ा हुआ है। ठीक, इसीलिए इसको ट्राई स्टेट प्रोटेक्टेड एरिया भी हम कहते हैं, ट्राई स्टेट प्रोटेक्टेड एरिया भी कहते हैं। कौन कौन से वो 3 स्टेट है अगर इसकी बात करें तो पहला तो हमारा उत्तर प्रदेश हो जाएगा, सेकंड इज मध्य प्रदेश, और थर्ड जो है हमारा वो क्या है, राजस्थान। तो इन तीनों स्टेट्स में चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फैला हुआ है। ठीक है, आइए इसके बारे में फर्दर डिटेल्स देखते हैं। तो किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो ये जो पर्टिकुलर सेंचुरी है 1972 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, और ये जो दुधवा टाइगर रिजर्व है लखीमपुर खेरी डिस्ट्रिक्ट में, उसके कोर पार्ट का क्या है, हिस्सा है। जैसा कि हम जानते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इस तरीके से हमारा एक तरीके से बाउंड्री डिसाइडेड होता है कि सेंटर में हमारा कोर होता है, फिर बफर जोन होता है और फिर उसके बाद ट्रांजिशन जोन देखने को मिलता है। तो किशनपुर क्या है, दुधवा टाइगर रिजर्व का कोर एरिया है, कोर एरिया के अंदर आता है। फाइन, वहीं कैतरनिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो इसको 1975 में, ठीक है, स्टैब्लिश किया गया था। ये अपर गैंजेटिक प्लेन में देखने को मिलता है। ठीक, और किस जिले में है, बहराइच डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश के हमें ये देखने को मिलता है। और चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो 1979 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। जैसे कि हमने बताया कि ये 3 स्टेट्स में फैला हुआ है और सबसे पहले मध्य प्रदेश ने 1978 में इसको एज अ प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर किया था। ठीक, तो चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर बात की जाए तो ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स में, उत्तर प्रदेश के 2 डिस्ट्रिक्ट्स में फैला हुआ है। कौन कौन से वो 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसकी अगर बात की जाए तो आगरा एंड इटावा डिस्ट्रिक्ट,
इन 2 जिलों में चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फैला हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि विद रेफरेंस टू इकोलॉजिकल निश से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। 2 स्टेटमेंट्स हमें दिए गए। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि इट रिप्रेजेंट्स द रेंज ऑफ कंडीशंस दैट इट कैन टॉलरेट, ठीक है, दैट इट कैन टॉलरेट द रिसोर्सेज इट यूटिलाइजेस एंड इट्स फंक्शनल रोल इन इकोलॉजिकल सिस्टम। ठीक है, ये निश के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे क्या कहता है कि इट रिप्रेजेंट्स रेंज ऑफ कंडीशंस के बारे में बताता है जो एक कोई पर्टिकुलर स्पीशी टॉलरेट कर सकता है, एंड द रिसोर्सेज इट यूटिलाइजेस अलॉन्ग विद इट्स फंक्शनल रोल, अलॉन्ग विद उसके उस फंक्शनल रोल के बारे में इन द इकोलॉजिकल सिस्टम। तो इस स्टेटमेंट की बात करें तो ये निश के बारे में बिल्कुल सही जानकारी है। ठीक, ये क्या है हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड क्या कहता है कि ईच स्पीसीज हैज डिस्टिंक्ट निश, ये भी स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल 100% क्या है करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि हर जो स्पीशीज का अपना अलग निश होता है। ठीक, टू अवॉइड डायरेक्ट कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए ऐसा हमें देखने को मिलता। तो हमारा आंसर जो है 1 और 2 बोथ हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन में हमें देखने को मिल रहा है। फाइन, तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं। निश की अगर बात करें तो निश क्या कहता है, ये क्या बताता हमें, रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ कम्युनिटी, इसके बारे में हमें बताता है। ठीक है, स्पीशीज निश के बारे में बात करें तो उसके फिजिकल और जो एनवायरमेंटल कंडीशंस है, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर हो गया, टेरेन हो गया, ठीक है, उसके बारे में हमें जानकारी देता है। और इंटरैक्शन इट हैज विद अदर स्पीशीज, उसका जो जिस तरीके का इंटरैक्शन है अदर डिफरेंट स्पीशीज का, ठीक, इन टर्म्स ऑफ प्रेडेशन या फिर कंपटीशन के टर्म्स में अगर हम बात करें तो। ठीक, तो वैसे स्पीशीज जिन दैट हैव नैरो या लिमिटेड निश, वैसे स्पीशीज जिनका जो निश है वो क्या है, लिमिटेड है, लिमिटेड एरिया की बात करते हैं यहाँ पे, या नैरो एरिया की बात करते हैं, तो उनको हम स्पेशलिस्ट स्पीशीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें तो कोआलाज, जैसे कोआलाज के बारे में हम जाने तो ज्यादातर ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ठीक, ऑस्ट्रेलिया इसके लिए इनके लिए जाना जाता है। फाइन, तो इनका जो एक तरीके से निश है वो इक्लिप्टस ट्रीज को फीड करते हैं। ठीक, इन ऑस्ट्रेलिया तो काफी नैरो एरिया में ये देखने को मिलता है। इनका जो निश होता है वो लिमिटेड होता है, और वैसे स्पीशीज जिनका निश जो है वो ब्रॉड होता है तो उनको हम जनरलिस्ट स्पीशीज के तौर पे जानते हैं। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जल जीवन मिशन स्कीम के बारे में यहाँ पूछा जा रहा है। वॉज डिक्लेयर्ड इन द यूनियन बजट ऑफ विच फाइनेंशियल ईयर, किस साल के बजट में, यूनियन बजट में इस स्कीम के बारे में जो है डिक्लेयर किया गया था या जिक्र किया गया था। तो ऑप्शन हमारे 2019-20, 22-23, 20-21 या फिर 21-22। तो इसका जो उत्तर होगा 2019-20 के फाइनेंशियल ईयर का जो बजट था उसमें जल जीवन मिशन को लाया गया था। फाइन, तो आइए इसके बारे में और देखते हैं। तो इस पर्टिकुलर स्कीम का, ये जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंडर आता है। इसका विजन क्या है, टू प्रोवाइड एवरी रूरल हाउस होल्ड विद फंक्शनल टैप, ठीक, फंक्शनल टैप वाटर, फाइन, एंड एट एन अफोर्डेबल कॉस्ट, एक अफोर्डेबल कॉस्ट पे, मिनिमम कॉस्ट पे जो है हर रूरल एरियाज में, हर रूरल जो है घरों में जो है फंक्शनल टैप प्रोवाइड करना है। फाइन, जिससे कि क्या है 55 लीटर्स ऑफ वाटर पर पर्सन अवेलेबल हो सके इन एवरी रूरल हाउस होल्ड। ठीक है, इन पर्टिकुलर टैप से। तो अगर हम फंडिंग पैटर्न के इस स्कीम की बात करें तो सेंटर और स्टेट के बीच कितना है, सेंटर और स्टेट के बीच 50-50% का जो है हमें फंडिंग पैटर्न देखने को मिलता है। वहीं अगर हम हिमालयन और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें तो वहां पे ये रेशियो जो है 90:10 हमें देखने को मिलता, और वहीं यूनियन टेरिटरीज में 100% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग प्रोवाइड करती है। फाइन, क्योंकि ये क्या है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेड एरियाज के अंदर आते हैं। ठीक, तो अगर हम अभी अगर बात करें तो गोवा, तेलंगाना और हरियाणा, ये 3 क्या है, स्टेट हैं जो टारगेट को, इस टारगेट को अचीव कर चुके हैं, दैट हैव 100% टैप कनेक्टिविटी टू ऑल हाउस होल्ड इन द स्टेट। ये 3 जो स्टेट्स हैं, गोवा, तेलंगाना एंड हरियाणा। ठीक है, और हर घर जल भी एक इनिशिएटिव है, इसी के
इसी पर्टिकुलर स्कीम के या मिशन के अंदर, ठीक है, ये इसका क्या है, पार्ट है। तो इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव के लिए बजट 2022-23 में 70,000 करोड़ का जो है कॉर्पस रखा गया है, ठीक है, इतना पैसा इस पर्टिकुलर जो इनिशिएटिव के लिए या मिशन के लिए रखा गया है, ठीक। तो बुरहानपुर बात करें अगर, बुरहानपुर जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, ये हमारा इंडिया का पहला जिला है हर घर जल डिस्ट्रिक्ट के तौर पे, ठीक है, इट इज द फर्स्ट हर घर जल डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री, ठीक। तो ये भी क्या है, एक तरीके से करंट का हमारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फाइन, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निष्क्रियकरणीय है, ठीक, मतलब कौन सा इनमें से बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है, वुल हो गया, प्लास्टिक कप्स, एल्यूमिनियम फॉइल या फिर ग्लास बॉटल। तो इसमें काफी आसान सा क्वेश्चन है। इन तीनों की अगर बात करिए तो ये तीनों क्या है, हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल कैटेगरी में आते हैं, और वुल जो है ये क्या है, बायोडिग्रेडेबल कैटेगरी में हमारा आता है, ठीक है, जिसका कि हम एक तरीके से टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काफी ज्यादा इसका यूज किया जाता है, वुल का। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी थ्रू, किसके मदद से जो है सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है या इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, फोटोवोल्टेक सेल, लैक्लांचे सेल, वोल्टेक सेल या फिर ड्राई सेल। तो काफी आसान सा सवाल है हमारा। सोलर एनर्जी सनलाइट से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे फोटो मीन्स लाइट, तो अगर आपको नहीं भी पता है तो आप आंसर अपना यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फोटोवोल्टेक सेल या फिर इसको सोलर सेल भी हम कहते हैं, किस नाम से भी जानते हैं, सोलर सेल, ठीक है, इट कन्वर्ट्स सोलर एनर्जी डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। तो एक तरीके का ये क्या है, नॉन मैकेनिकल सेल है, नॉन मैकेनिकल सेल के कैटेगरी में आता है, ठीक। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इको मार्क इज गिवन टू अ प्रोडक्ट विच इज, इको मार्क जो प्रोडक्ट है या लेबल है वो किस तरीके के प्रोडक्ट को दिया जाता है, क्यों दिया जाता है। पहला ऑप्शन है हमारा रिच इन कार्बोहाइड्रेट होता है, क्या इसलिए दिया जाता है ये पर्टिकुलर लेबल, या फिर इकोनॉमिकली वायबल होता है, मतलब जो आर्थिक रूप से सक्षम हो। थर्ड है एनवायरमेंटली फ्रेंडली है, और चौथा क्या है, अनएडल्टरेटेड, ठीक। तो अगर इको लेवल की बात की जाए तो ये इसलिए दिया जाता है किसी प्रोडक्ट को क्योंकि वो एनवायरमेंट फ्रेंडली होता है, ठीक है। अगर आपको इस तरीके का लेबल अगर दिखाई दे अगर किसी प्रोडक्ट पे, तो समझ जाइएगा ये क्या है, इको फ्रेंडली जो है प्रोडक्ट है, कैटेगरी में आता है हमारा। फाइन, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को इको मार्क लेबल दिया जाता है, ठीक। तो इस लेवल की अगर बात करें तो ये जो सर्टिफिकेशन है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा ये दिया जाता है, ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा इशू किया जाता है, और पहली बार 1991 में इसको इशू किया गया था। फाइन, किसके अंदर आता है ये, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के अंदर आता है, ठीक। तो ये क्या है, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप ध्यान में रख सकते हैं। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, SDG, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, टू बी अचीव्ड बाय 2030। इनमें से कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंडर नहीं आता। पहला जीरो हंगर, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी या फिर स्पेस रिसर्च। काफी सिंपल क्वेश्चन है ये भी, यहाँ पे आप जो है एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि स्पेस रिसर्च अगर बात करें तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंडर नहीं आता, तो यही हमारा उत्तर भी हो जाएगा। और बाकी अगर देखें जीरो हंगर या फिर क्वालिटी एजुकेशन और जेंडर इक्वालिटी, ये हमारा किसके अंडर आ जाता है, SDG गोल के अंडर आ जाता है। जीरो हंगर की अगर बात करें तो ये हमारा SDG 3, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सॉरी, जीरो हंगर हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 के अंदर आ जाता है। फाइन, और वहीं क्वालिटी एजुकेशन की बात करें तो 4, SDG 4 एंड 5 जो है हमारा जेंडर इक्वालिटी देखने को 5 में देखने को मिलता है। फाइन, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला हमारा जो है मैच द फॉलोइंग टाइप है, जो कि UPPCS का एक फेवरेट जो है फॉर्मेट देखने को मिलता है सवाल का। फाइन,
एक तरफ हमें बायो रिजर्व सेक्टर दे दिया गया है और दूसरी तरफ किस राज्य में या स्टेट में ये पड़ता है या ये लोकेटेड है। पहला हमारा है मानस। मानस की अगर बात की जाए तो ये कहाँ पे है, आसाम में हमें देखने को मिलता है। तो अगर एलिमिनेट करके देखते हैं कि क्या हमें हमारा उत्तर मिला या नहीं, तो ए का 3 हमें किस में दिख रहा है, सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जहां पे मानस और आसाम ये पेयर मैच कर रहा है, फाइन, और वो है ऑप्शन ए, और यही हमारा उत्तर भी हो जाएगा। इन तीनों के बारे में हमें कोई जानकारी की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें अपना उत्तर मिल चुका है, फाइन। वैसे अगर इनको अगर हम देखें, सुंदरबन जैसा कि हम सभी जानते हैं कहाँ है, वेस्ट बंगाल में है, काफी कॉमन है। नंदा देवी की बात करें तो ये उत्तराखंड स्टेट में पड़ता है, और पंचमढ़ी जो है ये मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि एज पर इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, ठीक है, फॉरेस्ट रिपोर्ट से सवाल पूछा गया है, और पिछले वीडियोस में हमने फॉरेस्ट रिपोर्ट, चाहे वो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट हो या उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में हमने जो है वीडियोस बनाए हैं, आप उसको जाके देख सकते हैं और अपने टॉपिक को जो है कवर कर सकते हैं, फाइन। वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा मददगार साबित होने वाला है, तो उसको जरूर देखें आप। ठीक, तो क्या पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज रजिस्टर्ड मैक्सिमम इंक्रीज इन द फॉरेस्ट एरिया। किस स्टेट में अगर हम उसको कंपेयर करें पिछले रिपोर्ट से तो सबसे ज्यादा जो है फॉरेस्ट एरिया में गेन देखने को मिला है। ऑप्शंस हमारे क्या है, आंध्र प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश या फिर केरल। ठीक, तो यहाँ पे जो हमारा उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, दैट इज आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा जो है फॉरेस्ट कवर में, फॉरेस्ट एरिया में गेन देखने को मिला। ठीक, सेकंड नंबर पे अगर बात करें तो तेलंगाना हमारा आ जाता है, और वहीं अगर पूछा जाता है यहाँ पे कि किस स्टेट में सबसे ज्यादा कमी देखी गई, लॉस देखी गई, तो उस केस में हमारा अरुणाचल प्रदेश जो है उत्तर हो जाता। फाइन, तो ये हमने आपको अपने फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में जो है काफी डिटेल में बताया था, चर्चा किया था। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो है हमारा मैच द टाइप क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में दिया गया है, ठीक है, कि किस डेट को कौन सा दिन मनाया जाता है। ये भी अगर हम बात करें, इस टॉपिक को भी हमने एनवायरमेंट से जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं उसको हमने डिस्कस किया है अपने जो उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट रिपोर्ट में, आप उसको भी जाके देख सकते हो, और ये सभी आपको वहां पे जरूर मिलेंगे। फाइन, तो उसको आप देख सकते हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। फाइन, तो यहाँ अप्रैल 18 की बात करें, 18 अप्रैल को बात करें तो हमने बताया था कि वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को मनाया जाता है। फाइन, वैसे तो ये काफी क्या अनकॉमन है, तो हम नेक्स्ट पे क्वेश्चन पर चलते हैं कि क्या अगर हमें ये नहीं पता होता तो हम आंसर कर सकते थे इस क्वेश्चन का कि नहीं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि 22 मई को हम इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी मनाते हैं हर साल। ठीक, तो बी का हमारा 4 हो जाएगा। अब हम एलिमिनेट करते हैं अपने ऑप्शंस, तो बी का 4 हमें अगर देखें तो एक ही ऑप्शन में, सॉरी, बी का 4 हमें सिर्फ एक ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, वो है ऑप्शन ए, यहीं पे। तो यही हमारा क्या है, उत्तर भी हो जाएगा, क्योंकि और किसी भी ऑप्शन में बी का 4 नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक, तो आइए वैसे इन ऑप्शंस के बारे में बात करें। तो जैसा हमने कहा 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाते हैं, और 29 जुलाई को ये भी पूछा जाता है सवाल में, 29 जुलाई को जो है इंटरनेशनल टाइगर डे मनाते हैं हम, इंटरनेशनल टाइगर डे। ठीक, रिसेंटली टाइगर सेंसस भी गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया, उसको भी हम देखेंगे, और एक तरीके से जो हमारा करंट है उसको भी हम कवर करेंगे। फाइन, तो दिसंबर 5 की बात करें तो वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जाता है, 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दुधवा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर देख के जाएं क्योंकि यहां से सवाल काफी ज्यादा बन रहे हैं, देखने को मिल रहा है, खासकर से उत्तर प्रदेश के बात की जाए। ठीक, तो अगर बात करें दुधवा जो एक तरीके से क्या है नेशनल पार्क है, वो किस जिले में है, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत या फिर बहराइच। तो पहले हमने बताया कि ये कहाँ पे है, लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में हमारा ये देखने को मिलता है। ठीक, लखीमपुर खीरी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेपाल से इसका बॉर्डर क्या है, सटा हुआ, ये हमारा है लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट। ठीक, जो कि नॉर्थ में
उत्तर प्रदेश के नॉर्थ में हमें देखने को मिलता है, और इसके ठीक बगल में जो है पीलीभीत हमें देखने को मिलता है। फाइन, वेस्ट में पीलीभीत, बहराइच है इसके ईस्ट में, और साउथ में सीतापुर देखने को मिलता है। ठीक, तो आप मैपिंग भी उत्तर प्रदेश का जरूर करके जाए। ठीक है, कौन कौन से जिले जो हैं नेपाल से लगते हैं, ये क्या है, ये भी क्या है इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा। फाइन, और इंपॉर्टेंट बात की बात करें, जैसा कि हमने बताया था कि नॉर्दर्न मोस्ट, सदर्न मोस्ट या फिर ईस्टर्न या वेस्टर्न मोस्ट कौन से जिले हैं उत्तर प्रदेश के। जैसा कि अगर नॉर्दर्न मोस्ट की बात करें, आप यहाँ पे देख सकते हैं सहारनपुर, और जो साउथ में सबसे जो जिला पड़ता है वो है सोनभद्र। अगर हम ईस्ट की बात करें तो बलिया जिला हो जाएगा, और अगर हम वेस्ट की बात करें तो यहाँ पे शामली जिला सबसे ज़्यादा एक तरीके से वेस्टर्न मोस्ट हमारा उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट हो जाता है। ठीक, तो ये हमारा क्या है, दुधवा टाइगर रिजर्व है। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, किशनपुर, ये भी क्या है, इसी टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। ठीक है, इसके कोर एरिया का पार्ट है, जैसा कि हमने पहले भी आपको क्वेश्चन में बताया था। ओके, सो लेट्स प्रोसीड। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन, एक असर्शन है और एक रीजन है। ठीक, इस तरीके के भी सवाल हमसे हर साल जो है पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि फाइटोप्लैंक्टन ग्रो इन अबंडेंस इन लिम्नेटिक जोन। लिम्नेटिक जोन में फाइटोप्लैंक्टन जो है काफी जो है अबंडेंस में, ज्यादा मात्रा में ग्रो करते हैं या देखने को मिलते हैं। ठीक, ये हमारा असर्शन है। रीजन क्या है कि लिम्नेटिक जोन इज ओपन वाटर जोन, ओपन वाटर जोन है, इसी वजह से यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन का ग्रोथ ज्यादा देखने को मिलता है। अगर हम यहाँ पे अपने आंसर की बात करें तो असर्शन और रीजन दोनों ही यहाँ पे करेक्ट है। ठीक, दोनों ही करेक्ट है, और रीजन भी क्या है, करेक्ट है। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, ए हमारा उत्तर हो जाएगा। फाइन, तो अगर हम लिम्नेटिक जोन की बात करें तो ये क्या हमारा ओपन वाटर एरिया, किसी अगर लेक या पॉन्ड की बात अगर की जाए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो लिम्नेटिक जोन जो हमारा होता है ओपन वाटर एरिया होता है, जहाँ पे लाइट जो है डीप जो बॉटम तक तो जो पेनिट्रेट नहीं कर पाता, बट जो है अप टू सर्टेन एक्सटेंट लाइट जो है पेनिट्रेट करता है। ठीक है, और बॉटम जो सबसे होता है उसको हम बेंथिक जोन बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो बॉटम वाला हिस्सा है इसको बेंथिक जोन, और ये जो पार्ट है इसको हम लिम्नेटिक जोन के नाम से जानते हैं, जो कि क्या है ओपन वाटर। फाइन, ये हमारा ओपन वाटर है, और ये जो एरिया देख सकते हैं इसको हम लिटरल जोन बोलते हैं, जो कि लिम्नेटिक जोन से क्या है, डिफरेंट है। फाइन, और ये किनारे के पास होता है। ठीक है, इट इज नियर द शोर, शोर के जो बराबर वाला एरिया होता है, हिस्सा होता है, उसको हम लिटरल जोन बोलते हैं। फाइन, और ये हमारा हो गया लिम्नेटिक जोन, जो कि ओपन वाटर जोन है, और लाइट आने की वजह से क्या है, यहाँ पे सबसे ज्यादा जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी देखने को मिलती है, वो सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, और इसी वजह से फाइटोप्लैंक्टन क्या है, एक प्राइमरी हैबिटेट इनका एक ये हो जाता है, ये पर्टिकुलर जोन हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। जैसा कि हमने देखा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से 2022 में 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो ये भी क्या है, हर बार पूछा जाता है, तो इसको भी जरूर से जरूर देख के जाए। जितने भी 17 गोल्स हैं आप उसको कोई कोड या फॉर्मूला बना के आप अपने हिसाब से उसको याद कर लीजिएगा, बिकॉज क्वेश्चंस आर आस्क्ड। ठीक है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो SDG 10 की अगर बात की जाए, SDG 10 जो है वो किससे रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड टू रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज। ठीक है, तो ए का 3 हमें कहाँ पे मिल रहा है, 2 ऑप्शंस ऐसे हमारे जहाँ पे ये पेयर देखने को मिल रहा है। ठीक, तो बाकी को हम क्या करते हैं, पहले जैसे करते थे एलिमिनेट कर देते हैं। फाइन, अब नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट क्या है कि 13 की अगर बात की जाए तो 13 जो हमारा है वो क्लाइमेट चेंज या फिर क्लाइमेट एक्शन से जुड़ा हुआ है, तो बी का हम 1 यहाँ पे कर देंगे। फाइन, तो बी का 1 हमें किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन ए, तो यही हमारा उत्तर होगा। ठीक, और बाकी अगर SDG 14 की बात करें तो इट डील्स विद लाइफ बिलो वाटर, और SDG 15 जो है लाइफ ऑन लैंड। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 17 जो हमारे गोल्स हैं। ठीक, SDG 14 लाइफ बिलो वाटर, 15 लाइफ ऑन लैंड, 5 और 13 हमारा क्लाइमेट एक्शन हो गया। ठीक है, और SDG 10 जो है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी से जुड़ा हुआ है। इसके पहले भी अगर जो हमने पढ़ा था उसको अगर रिवाइज करें तो
SDG 2 हमारा जीरो हंगर से रिलेटेड है, फाइन। SDG 4 एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 जेंडर इक्वालिटी की बात करता है। किसकी बात करता है? जेंडर इक्वालिटी की बात करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस पूरे चार्ट को जरूर याद करके जाएं, ठीक है, इसको रिवाइज करते रहिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि किवोल लामजाओ नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच लेक, किस लेक में ये नेशनल पार्क लोकेटेड है, ये स्थित है? कोलेरू, डल लेक, वुलर लेक या फिर लोकटक लेक? ये भी काफी आसान क्वेश्चन है और ये भी कई बार आपने एग्जाम्स पे देखे होंगे, ये इजी क्वेश्चंस में के कैटेगरी में आते हैं, फाइन। तो अगर यहाँ पे बात करें तो ऑप्शन डी लोकटक लेक, यहाँ पे क्या है, ये पर्टिकुलर नेशनल पार्क स्थित है, ठीक है। इसके बारे में खास बात कुछ जानते हैं, ये कहाँ पे है? मणिपुर में है, मणिपुर के विष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट में, जिले में ये स्थित है, ठीक। एंड इट इज द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व का इकलौता क्या है, फ्लोटिंग पार्क है ये, ठीक। ये इसकी क्या है, खास बात है, इंपॉर्टेंस है, फ्लोटिंग, ठीक। कहाँ पे? नॉर्थ ईस्टर्न में है, एंड इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लोकटक लेक, जैसा कि सवाल में पूछा गया कि ये लोकटक लेक में देखने को मिलता है। आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, ये सब जो देख सकते हैं, ये क्या है, फ्लोटिंग पार्क्स हैं, ठीक। और इनको लोकल भाषा में इसको फुमदी ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फुमदी, ठीक है। और इट वॉज क्रिएटेड इन 1966 एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 1966 में इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का स्टेटस दिया गया था, ठीक है, जिससे कि जो वहाँ पे इंडेंजर्ड स्पीशीज है, संगाई जिसको हम बोलते हैं, ठीक, या ब्रो एंटलर डियर भी जानते हैं, या इसको एक और नाम से जानते हैं जिसको हम डांसिंग डियर भी बोलते हैं, ठीक। इनको प्रिजर्व करने के लिए, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, जो कि IUCN स्टेटस के अंदर क्या है, इंडेंजर्ड लिस्ट में, रेड लिस्ट में आते हैं, ठीक। और 1977 में इसको नेशनल पार्क का स्टेटस दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इसके बारे में डिटेल्स थी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि विच कंट्री हैज नेचुरल आर्सेनिक वाटर कंटामिनेशन, किस कंट्री में नेचुरल आर्सेनिक वाटर कंटामिनेशन देखने को हमें मिलता है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान या फिर श्रीलंका, ठीक। तो आर्सेनिक कंटामिनेशन की अगर बात की जाए तो बांग्लादेश में ये सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, गिवन ऑप्शंस में अगर हम देखें, ठीक। वैसे तो इंडिया के भी कई स्टेट्स में जो है आर्सेनिक वाटर कंटामिनेशन देखने को मिलता है, जैसे कि वेस्ट बंगाल हो गया, ठीक है, एंड सम ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गए, ठीक। उत्तर प्रदेश में भी कुछ जगहों पे ये देखने को मिलता है, जहाँ पे परमिसिबल जो लेवल है आर्सेनिक का, जितना होना चाहिए उससे क्या है, ऊपर है, ठीक। और इससे बहुत सारा नुकसान भी पहुंच सकता है, फाइन। तो ये हमारा क्या है, नेचुरल एक तरीके से आर्सेनिक है। आर्सेनिक क्या है, एक तरीके का केमिकल एलिमेंट है, फाइन। क्या है, नेचुरली प्रेजेंट एट हाई लेवल्स इन द ग्राउंड वाटर, ये ग्राउंड वाटर में काफी ज्यादा पाया जाता है, देखने को मिलता है। सेवरल कंट्रीज, बहुत सारे देशों में ये ना तो मेटल है ना ही नॉन मेटल है, मतलब दोनों के बीच का है, इसी वजह से इसको मेटलॉइड बोलते हैं या फिर सेमी मेटल भी बोलते हैं हम, ठीक। और ये हाईली टॉक्सिक है इन इट्स इनऑर्गेनिक फॉर्म, अगर इसके इनऑर्गेनिक फॉर्म की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, ठीक है। कंटामिनेटेड वाटर यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, अगर हम कंटामिनेटेड वाटर का ड्रिंकिंग के लिए यूज़ करें या फूड प्रिपरेशन, खाना बनाने के डोमेस्टिक यूज़ में इसको देखें, या फिर इरिगेशन, अगर कंटामिनेटेड वाटर से इरिगेशन करें तो कहीं ना कहीं वो हमारे शरीर के अंदर जो है थ्रू फूड आएगा ही आएगा, और इससे हमारे हेल्थ को नुकसान पहुंच सकता है, ठीक है। कौन कौन से नुकसान, किस तरीके का नुकसान अगर बात करें तो कैंसर भी हो सकता है, ठीक है, इट इज़ अ कैंसर कॉजिंग एजेंट, या फिर स्किन लीजन्स आपकी, जैसा कि यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं कि दाग पड़ जाते हैं स्किन पे, बहुत सारे दाग पड़ जाते हैं इस तरीके से, ठीक है, इसको हम स्किन लीजन्स बोलते हैं, ठीक। इसके साथ साथ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज या फिर डायबिटीज़ का भी हमें सामना करना पड़ सकता है, ठीक। तो ये बहुत सारे क्या है, इसके हार्मफुल फैक्टर्स देखने को मिलते हैं। अगर हम अर्ली चाइल्डहुड की बात करें, अर्ली चाइल्डहुड, अगर कोई बच्चा इसके एक तरीके से एक्सपोजर के अंदर आता है तो उसका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, उसका जो ब्रेन है वो सही तरीके से डेवलप नहीं हो पाएगा, ठीक। और उसके चांसेस जो हैं डेथ के क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, अर्ली डेथ के चांसेस ज़्यादा देखने को मिलेंगे, फाइन। तो आर्सेनिक कंटामिनेशन की बात करें
तो सबसे ज़्यादा खतरा जो है वो कॉन्टामिनेटेड वाटर से है, ठीक, क्योंकि वो हम सभी कहीं ना कहीं किसी तरीके से उस वाटर को यूज़ करते, चाहे वो अपने हम फूड की बात करें, चाहे इरिगेशन की बात करें, ठीक है, हर तरीके से हम यहाँ पे देख सकते। तो वर्ल्ड में अगर बात करें तो किस किस देश में आर्सेनिक कॉन्टामिनेशन देखने को मिलता है ग्राउंड वाटर में, तो अर्जेंटीना हो गया, बांग्लादेश जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है, कैम्बोडिया हो गया, चिली, चाइना हो गया, इंडिया भी इसके अंदर क्या है मौजूद है, फाइन, मेक्सिको, पाकिस्तान में भी है, ठीक है, कुछ हद तक। बट अगर हम कंपेयर करें बांग्लादेश से तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा ये चीज़ देखने को मिलती है। इसी वजह से यहाँ पे ऑप्शंस में आप देख सकते हैं कि दोनों जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों दिए गए हैं, बट जो है सबसे ज़्यादा एक तरीके से ग्रेटर लेवल पे जो है बांग्लादेश में आर्सेनिक वाटर कंटामिनेशन देखने को मिलता है। इंडिया की अगर बात करें तो वेस्ट बंगाल में झारखंड हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश, असम हो गया, मणिपुर एंड छत्तीसगढ़, इन सभी स्टेट्स में क्या है वाटर कंटामिनेशन बाय आर्सेनिक देखने को हमें मिलता है, ठीक है। अगला सवाल क्या है कि मोस्ट ऑफ द सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो हम यूज करते हैं रिप्रेजेंट स्टोर्ड सोलर एनर्जी, वो क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टोर्ड सोलर एनर्जी, ठीक। तो पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अल्टीमेटली डिराइव्ड फ्रॉम सन्स एनर्जी, इनमें से कौन सा सन एनर्जी या सोलर एनर्जी से डिराइव नहीं होता अल्टीमेटली, ठीक। तो यहाँ पे जियोथर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, विंड एनर्जी और बायोमास एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी इज नॉट अल्टीमेटली डिराइव्ड फ्रॉम सोलर एनर्जी, ठीक। न्यूक्लियर एनर्जी की अगर बात की जाए तो ये न्यूक्लियर रिएक्शन से डिराइव किया जाता है, जैसा कि हम जानते हैं फिजन एंड फ्यूजन, ठीक। और फिजन रिएक्शन हम जैसा कि देखते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में इसका यूज किया जाता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में इसका यूज किया जाता है, इससे एनर्जी डिराइव की जाती है, फाइन। और बाकी के जो तीन ऑप्शन है, जियोथर्मल एनर्जी क्या है, स्टोर्ड एनर्जी इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, ठीक। तो ये भी एक तरीके का क्या है सोलर एनर्जी का ही क्या है फॉर्म है, फाइन। अदर बात करें विंड एनर्जी और बायोमास एनर्जी, ये भी किसी न किसी तरीके से दे डिराइव देयर सोर्स फ्रॉम सन्स एनर्जी, ठीक है। तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, दैट इज न्यूक्लियर एनर्जी, फाइन। तो जैसा कि हमने बताया कि न्यूक्लियर एनर्जी डज नॉट कम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम सन्स एनर्जी, इसके बारे में हमने बताया। फिजन और फ्यूजन रिएक्शंस के बारे में हमने बात की कि फिजन रिएक्शन जहाँ पे एक बड़ा एटम क्या होता है स्प्लिट होता है इनटू स्मॉलर एटम्स, ठीक है। और वहीं फ्यूजन में क्या होता है, दो छोटे एटम्स, ठीक है, मिलके क्या करते हैं बिगर एटम जो है बनाते हैं, फाइन। और न्यूक्लियर फिजन का न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में इसका यूज होता है, इट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, ठीक है। तो इस तरीके से आज के क्वेश्चन हमारे यहीं तक थे। कल हम अगर बात करें तो फिर से आपको जो आज हमने 2022 के क्वेश्चंस PYQs डिस्कस किए, ये यूपीपीसीएस 2022 के PYQ थे हमारे। कल हम जो है 2021 और 2020 के जितने भी एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से क्वेश्चंस हमारे पूछे गए हैं या फिर उसके इर्द गिर्द जितने भी नए क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसा कि आपने देखा हम उसको भी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है पिछले 10 से 15 साल के पेपर्स को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको स्किप करके अगर आप इसमें अगर यूपीपीसीएस प्रीलिम्स की बात करें, इसको क्वालिफाई करना चाहते हैं, स्क्रीनिंग राउंड को पार करना चाहते हैं, तो इन क्वेश्चंस को लगाना क्या है मस्ट है, ठीक है। तो कल मिलते हैं हम, जय हिंद।